हेलो स्टूडेंट क्लास 9th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम आज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और पिछला हम क्या क्या पढ़ के चले आए हैं, ये सब बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पहले सबसे पहले अगर देखा जाए कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसने चर्चा की थी, तो सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे जो थे वो जॉन डाल्टन थे, है ना। जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि एटम्स के बारे में कितना डिस्कशन किया था जॉन डाल्टन ने, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या चीज़ है, इसमें किस किस चीज़ों को पढ़ना है, अभी हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम्स हमारा है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसके साथ साथ हमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है ये भी पढ़ना है, किस तरीके से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई है ये भी पढ़ना है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को समझ तो चुके हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है। एक्चुअल उसकी डिस्कवरी हुई कैसे है और की किसने है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में हम। और उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और इसका स्टैंडर्ड आपको हायर क्लास में भी मिलने वाला है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या चीज़? तो मैंने बताया एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? वो हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारा इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन और सेकंड नंबर होता है हमारा प्रोटॉन, बेसिक समझेंगे अभी हम, और थर्ड नंबर होता है हमारा न्यूट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं एटम में, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को भी समझेंगे। तो एटम्स का जो सेंटर है उस सेंटर में क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। बाकी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? एटम्स के जो सेल होती हैं, सेल के अराउंड वेरी हाई स्पीड से अराउंड करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ेंगे इसमें हम, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ना है एटम के बारे में। स्टार्टिंग में रदरफोर्ड हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, या हमारे जॉन डाल्टन है, किसी ने भी एटम के बारे में सही कंक्लूजन नहीं दिया है ना। तो अब एटम्स की क्या डिस्कवरी हुई है, किसी ने कहा एटम तरबूज की तरह है, तो किसी ने कहा एटम स्फीयर है, गोल है, ऐसा है, वैसा है। चलिए पहले तो डिस्कवरियाँ समझेंगे, तब आसानी से क्लियर होगा कि डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया, सपोज कर लें अभी आप सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि एटम हमारा कैसा है, स्फीयर है। यही मान के चलना है, पूरी केमिस्ट्री में एक कंक्लूजन बना हुआ है कि एटम हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो एटम स्फीयर है, इसके सेंटर में प्रेजेंट रहता है, सेंटर है, इस सेंटर है, इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये भी देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि नेगेटिव चार्ज किस तरीके से आया इस पर, तो ये भी क्लियर हो जाएगा अभी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सेल में।
जो कि बाहर रिवॉल्व करेंगे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे न्यूक्लियस में। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम मैं स्टार्ट करूंगा इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और किसने दी। उससे पहले आप एक वर्ड याद कर लें, ये होता है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये याद कर लें आप, तो इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एटम, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे थॉमसन। इसके बाद है पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन, और ए फॉर एटम, इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने, चैडविक ने। ठीक है, तो ये बात याद रखें आप, ईंट पर नाच को याद रखना। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवरी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन्स डिस्कवरी चैडविक ने। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में नहीं दिया गया, रदरफोर्ड की डिस्कवरी भी, इसका नाम नहीं दिया रहता रदरफोर्ड का, है ना, किसी और साइंटिस्ट का नाम दे, लेकिन इसको याद रखें आप, हायर क्लास में इसको काम आएगा आपको। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? साफ कर दूं मैं इसको। बेसिक इंट्रोडक्शन था ये। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। तो हेडिंग लगा लेंगे मेरे साथ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने। तो यहां लिख दूं मैं जे थॉमसन, और SON थॉमसन। 1897 में दिया था इसको, हाँ शायद 1897, यहाँ सही है, इसको दिया था 1897 में जे थॉमसन ने। अब इसकी डिस्कवरी, जे थॉमसन अकेले का नाम इसमें आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों का पार्टिसिपेशन है, यहाँ तक कि उस रेस में आज हम लोग भी चल रहे हैं, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस समय ज़्यादातर डिस्कवरियाँ डिस्चार्ज ट्यूब पर की जा रही थी। डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास का बना हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब, और उस पर ज़्यादातर डिस्कवरियाँ की जा रही थी। तो जे थॉमसन ने भी अपनी डिस्कवरी में एक ग्लास ट्यूब लिया। देखते हैं किस तरीके से बनती है डिस्कवरी, समझेंगे अभी। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ले लिया, ये देखिए ग्लास ट्यूब मैंने बना दिया है, ये ग्लास ट्यूब लिया उन्होंने एक, और इस ग्लास ट्यूब को एनोड और कैथोड के थ्रू, एनोड और कैथोड के थ्रू जोड़ दिया इसको। यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दिया और इस टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। समझिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दिया और इस टर्मिनल को भी बैटरी से जोड़ देंगे हम। देखिए ये देखिए, इन्होंने इसको जोड़ दिया कैथोड से, इसको बोल दिया कैथोड, और कैथोड पर रहता है नेगेटिव चार्ज, और इसको बोल दिया उन्होंने एनोड, एनोड पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस फिल कर दी। ठीक है, यहाँ पर एनी गैस लिख दूँ मैं। ठीक है भाई, देखिए एनी गैस, एनी गैस, और इसमें एक वैक्यूम पंप का यूज़ किया गया। यहाँ पर मैं वैक्यूम पंप लगा देता हूँ, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, अभी सारी चीज़ों को बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का जो वोल्टेज था लगभग 10,000 था, लगभग 10,000 वोल्ट इतना।
और एक वैक्यूम पंप लिए इन्होंने, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, जो प्रेशर को हाई और लो करता है ना, जो प्रेशर को हाई और लो करता है। तो इस वैक्यूम पंप के थ्रू जो इसमें हमारी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, इधर लिख दूं डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उन्होंने जो प्रेशर है इससे वैक्यूम पंप के थ्रू जितनी भी इसमें एयर फिल थी उसको सक करके निकालने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया ताकि वैक्यूम पंप हमारा खाली रहे, और इसमें कोई सी भी गैस डाल दी इन्होंने। और इन्होंने इसको, ये एनोड है, इस एनोड को लिया परफोरेटेड। देखिए समझिए अच्छे से पॉइंटों को, इन्होंने लिया इसको परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें होल थे, है ना, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, इन्होंने परफोरेटेड एनोड लिया। और परफोरेटेड एनोड लेने के बाद इन्होंने इस पर, ये जो पीछे दिख रहा है ये इस पर एक यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई स्टूडेंट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी यहाँ पर। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो थी वो ZNS की बनी थी, ZNS की बनी थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ये किसकी बनी हुई थी, ZNS की। क्यों इसका यूज़ किया गया बताता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, समझते जाइएगा ही। पहले आप तुरंत एक वैक्यूम पंप लिया और एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एक गैस भर दी और प्रेशर को रखा वैली लो, ठीक है, प्रेस वोल्टेज हाई, यहाँ पर लिख दूँ मैं वोल्टेज हाई, हाई वोल्टेज रखा था इनने, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट, 10,000, और इन्होंने प्रेशर रखा लो, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ प्रेशर लो, प्रेशर इन्होंने रखा लो। कितना लो रखा था प्रेशर वो भी समझ लें आप। इन्होंने प्रेशर रखा था लगभग 10 टू दी पावर -3 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, इतना लो रखा था प्रेशर। ये प्रेशर है, प्रेशर कितना था 10 टू दी पावर 3 mm ऑफ Hg, इतना लो प्रेशर रख के चले थे वो। तो डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल कर दी, एनी गैस लिख दिया मैंने इधर, और उसको एक एनोड और कैथोड के थ्रू जोड़ दिया। ये टर्मिनल है हमारे, है ना, ये टर्मिनल कौन सा है, कैथोड टर्मिनल है, ये एनोड टर्मिनल है। इसको दो टर्मिनल से उन्होंने ऐड कर दिया और जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा इसको बैटरी से कनेक्ट कर दी, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि प्रेशर लो रहे। अब प्रेशर लो रहने से क्या होगा बेटा, प्रेशर लो रहने से मतलब एक चीज़ का फर्क पड़ता है, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो वो आपस में टकराएंगे नहीं। इस वजह से उन्होंने प्रेशर को लो रखा था, ताकि गैस के वो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट है वो आसानी से हो सके, इसलिए प्रेशर को लो रखा। क्या क्लियर बात इतनी? हाई वोल्टेज क्यों दिया, ताकि प्रेशर लो रहे, हाई वोल्टेज रहेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टकराए ना, इसी वजह से हाई वोल्टेज और लो प्रेशर को रखा इन्होंने। यहाँ पर उन्होंने परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड एनोड का मतलब इसमें होल थे, ठीक है, परफोरेटेड एनोड का मतलब इसमें होल थे। अब देखा गया एक्सपेरिमेंट तौर पे, जैसे ही इन्होंने यहाँ से करंट अप्लाई किया, समझिएगा, यहाँ से करंट अप्लाई करने के बाद कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ की ओर मूव करते हुए दिखाई दिए। उस इंडिविजुअल बोला मैंने, या कह दूं इनविजिबल, है ना, इंडिविजुअल बोल रहा हूं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स, या इनविजिबल पार्टिकल्स नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, ये समझ लें आप कुछ रेस इस तरफ से इस तरफ की ओर मूव करते हुए दिखाई दी। कैसे देखा होगा, इतनी महीन रेस थी कि उसको देख पाना नामुमकिन था। तो उन्होंने कैसे पता किया कि इससे कोई चीज इस तरफ से निकल रही है। देखिए बेटा, यहां से कुछ पार्टिकल्स की रेस इस तरफ की ओर से इस तरफ की ओर मूव कर रहे थे। देखिए मैं बना रहा हूं इसको, ये इसका मूवमेंट है, इस तरफ से मूवमेंट कर रहे थे वो।
जब मूवमेंट कर रहे थे तो इसमें क्या थे स्टूडेंट, होल हमारे, है ना, होल थे, परफोरेटेड एनोड लिया गया है, तो इसमें होल थे, तो होल के थ्रू जैसे ही यहाँ से रेज आई इससे टकराई, टकराने के बाद इस परफोरेटेड प्लेट से टकराई होंगी, परफोरेटेड प्लेट से टकराने के बाद आगे निकली और आगे लगा दी थी उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि ZNS की बनी है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया होगा। क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है और निकलने के बाद वो इस पर टकरा रही है, जभी तो हमारी फ्लोरोसेंट की स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है। क्या बात क्लियर हुई कि स्क्रीन का ग्लो करना, उन्हें पता चला यहाँ से कुछ निकल रहा था। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में बात चल रही है, सर यहाँ से कुछ निकल रहा था तो क्या यहाँ से भी नहीं जाएगा क्या कुछ? अधिकांश जगह और बहुत सारे टीचर्स इसको मिस कर देते हैं, हमेशा वो ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ निकल ही नहीं रहा था। भाई देखिएगा, जब यहाँ पर करंट देंगे तो इसमें गैस भरी हुई, तो ये तो ज़रूरी नहीं कि इस तरफ से इस तरफ की ओर पार्टिकल्स मूव ना करें। भाई पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, इस तरफ से भी रेज कुछ निकल रही थी, इस तरफ की ओर रेज आ रही थी, और रेज आने के बाद यहाँ पर हमने कैथोड को परफोरेटेड नहीं लिया था भाई, कैथोड को परफोरेटेड नहीं लिया था। तो सपोज करो यहाँ से कुछ रेज आ रही हैं, आने के बाद इस प्लेट से टकराएंगी तो ये रेज को निकलने ही नहीं दे रहा है, और उन्होंने इसको रखा था परफोरेटेड रखा, तो यहाँ से जो रेज आई वो सीधी यहाँ से निकल गई। क्या क्लियर है बात? जब रेज यहाँ से निकल के गई तो यहाँ पर फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर इसने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने एक नहीं 4-6 ऑब्जर्वेशन किए, एक नहीं 4-6 ऑब्जर्वेशन किए। वो किस तरीके से देखा, उन्होंने कहा इस तरफ से जो रेज निकल रही हैं, देखिए बेटा मैं बना रहा हूँ इसको फिर से, ये जो रेज निकल रही हैं वो किससे निकल रही हैं, कैथोड से। तो इन रेज को उन्होंने नाम दे दिया, कैथोड रेज। क्लियर है बात? इनको नाम क्या दिया, कैथोड रेज, और कैथोड रेज नाम दिया, और इन्हीं को दे दिया कि यहाँ से क्या निकलेंगी, कैथोड रेज निकल रही हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, रेज जो निकल रही हैं उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। क्या बात क्लियर हुई अभी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई? वंस अगेन उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। बढ़िया अच्छे सुनिएगा, वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा आप, तब आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएगी। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उस डिस्चार्ज ट्यूब को एनोड और कैथोड टर्मिनल के थ्रू उन्होंने जोड़ दिया, किससे, बैटरी से। और बैटरी से जोड़ने के बाद उन्होंने इसमें कोई एक गैस फिल कर दी, यानी गैस मान लें आप, कोई सी भी गैस है, अभी एक गैस उन्होंने फिल कर दी उसमें। तो गैस फिल करने के बाद उन्होंने प्रेशर को रखा लो। प्रेशर को लो रखने का मतलब एक था कि जो गैस की रेज निकले वो आपस में एक दूसरे से टकराए ना। क्लियर है बात? आपस में एक दूसरे से टकराना, इसलिए उन्होंने प्रेशर को क्या रखा, लो। इसके बाद स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर रखा हाई। अब जैसे ही करंट अप्लाई कराया तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा, एक्सपेरिमेंट से देखा कि इस तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं, ऐसी रेज निकल रही हैं जो कि यहाँ पर जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जाके टकरा रही हैं, तभी तो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से रेज निकल रही हैं, किस पर, कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से निकला तो उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, और इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी हो चुकी है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट भी आते हैं, तो पॉइंट मैं लिखता हूँ, फिर उन पॉइंटों को समझाता हूँ, उन पॉइंटों को किस तरीके से उन्होंने बताया था। क्या क्लियर होगी ना बात इसमें अभी? चलिएगा मैं इधर लिख दूँ पॉइंटों को, इधर लिखता हूँ। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, सारे पॉइंटों को फोकस करेंगे आप। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अभी सब पर डिस्कशन कर रहा हूं वन बाई वन करके। सेकंड पॉइंट क्या बताया इन्होंने, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन,
दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था दे आर प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे आर प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट पॉइंट था दे प्रोड्यूस एक्सरे, दे प्रोड्यूस एक्सरे। दिख रहा है ना, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए इसको यहां लिखता हूं मैं, नहीं दिख रहा है तो दे प्रोड्यूस एक्सरे। अब तो दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, चलिए इतने ही पॉइंट थे इनके। ये ऑब्जर्वेशन था पूरा का पूरा। देखिए मैं इस ऑब्जर्वेशन को समझा रहा हूं वन बाई वन करके, किस तरीके से मैं ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था, समझेंगे अभी आप। तो पहला था दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा, किसने, जे थॉमसन ने कहा कि जो हमारी रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। एकदम सही है भाई। देखिए ये रेज किस लाइन में जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल जा रही थी। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट कह रहा है दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। आइए समझिएगा, उन्होंने कहा इन रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपको पता है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यही होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। यानी कि जिसमें मास हो और जिसमें वेलोसिटी हो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं इसको मूव कराऊं हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है भाई, इस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई मास होगा है बेटा, और मास होगा तो अगर ये मूव कर रहा है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो उसको बोल दिया मैंने स्पीड, है ना, स्पीड या इसको वेलोसिटी, तो उसको बोल दिया हमने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिस किसी में मास और वेलोसिटी हो उसको बोल देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, समझिएगा ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर कुछ व्हील्स रख दी, व्हील्स समझते हो ना, पहिया है ना, इन्होंने कुछ व्हील्स रख के चेक किया। इन्होंने यहाँ पर कुछ व्हील्स रख दिए, व्हील्स जैसे ही इन्होंने रखे और उन्होंने देखा कि व्हील्स रखने के बाद ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ से कंटिन्यू जो अल्ट्रा रेस निकल रही है हमारी, जो हमारे रेस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उस व्हील्स पर अटैक कर रहे हैं। जब भाई व्हील्स पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि व्हील्स घूमना स्टार्ट करेगा, है ना। तो उन्होंने देखा कि उसमें मोमेंट भी है और उनमें मास है। मोमेंट के साथ साथ मास कैसे पता चला, क्योंकि वो व्हील्स घूमने लगा, व्हील्स घूमने लगे, यानी कि जब उस पर अटैक होगा तो उससे ज़्यादा मास अटैक हो रहा है, तभी तो व्हील्स घूमने लगा है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और किया था स्टूडेंट, ये भी समझ ले आप। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे उन्होंने कहा ये रेस यहाँ से निकल रही हैं, तो पता करें यहाँ से रेस निकल रही है कि नहीं निकल रही हैं। तो उन्होंने एक यहाँ पर मेटल की प्लेट रख दी, ठीक है, उन्होंने एक प्लेट रख दी यहाँ पर, और प्लेट रखने के बाद देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए
और आने के बाद इससे टकराए, और उन्होंने फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद इस प्लेट को उठाया और चेक किया तो प्लेट हल्की सी हीट थी। भाई कोई भी चीज़ है, सपोज करो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं कंटिन्यू इस तरीके से हिट कराता रहा हूँ, हिट कराता रहा हूँ, तो जिस जगह पे हिट होगा उतना पोर्शन को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये हीट होगी। तो इससे चेक हुआ कि दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स का मतलब क्या है? उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट रखी उन्होंने, समझिएगा इसमें भी उन्होंने एक इसमें यहाँ पर एक मेटल की प्लेट रख दी थी। ये मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट रखी। अब भाई आपको पता है कि निगेटिव चार्ज तो किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव। और मेटल की प्लेट कैसी होती है? पॉजिटिव, ये भी बात आपको पता है। तो उन्होंने मेटल की प्लेट रखी, उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट जाने की बजाय इस तरफ की ओर मूव करने लगे, मतलब डिफ्लेक्टेड होने लगे हैं। अगर उन्होंने इधर भी रख दी होती, इधर मेटल की प्लेट रख दी थी, तो इस मेटल की प्लेट में मेटल लिख दिए, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ की ओर मूव करने लगे। भाई जाहिर सी बात है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ से इस तरफ की ओर मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से पता चला दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होने लगे? वो अट्रैक्ट होने लगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? दे आर प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये बात तो मैंने समझा दी आपको कि जब इस पर जा रहे थे वो और इस होल से परफोरेटेड एनोड से टकराने के बाद इस होल से निकल के इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन से टकरा रहे थे, तो ग्लो कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ग्लो। कौन? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, दे प्रोड्यूस एक्सरे। भैया दे प्रोड्यूस एक्सरे का मतलब क्या है? यहां थोड़ा सा समझे आप। दे प्रोड्यूस एक्सरे का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, अच्छा चलो ये ले लेता हूं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अगर यहां से रेस आए, एक्सरे का मतलब क्या है ना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और यहां से रेस सपोज करो आ रही हैं, और रेस यहां से आने के बाद इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद इसने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसके एटम है भाई, ऑब्जेक्ट है तो एक एटम का फेस काम करेगा, एटम का काम करेगा। मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया अभी। अगर ये टकराया और टकराने के बाद इसने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, उसको बोल देते हैं एक्सरेज। चलिए और अच्छे से समझिए। सपोज करो ये मेरी मेटेलिक फील्ड है, समझना, यहाँ पर ये मेटेलिक फील्ड है। इस मेटेलिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एटम रखे हुए हैं, देख रहे हैं ना आपको, एटम इस तरीके से रखे हुए। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स की रेस यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की रेस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की रेस इस एटम से टकराई और टकराने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने मतलब प्रोड्यूस करवा दिया, अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवा दिया तो उसको क्या बोल देते हैं? एक्सरेज। क्लियर है बात? क्लियर हो गई होगी बात। इस एटम से फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे टकराएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसको बोल दिया हमने, ये क्या कहलाता है हमारा? दे प्रोड्यूस एक्सरे। तो एक्सरे प्रोड्यूस कर रही थी। अच्छा ये बात क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा एक और चीज लिख लेंगे इसमें आप, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको साफ कर दूंगा अभी मैं इधर। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे इधर आप, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? किसी बच्चे को पता है क्या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? लिख लीजिए, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, -28 ग्राम। जे इसका क्या है? मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज़ और लिख लेंगे आप, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रही है, देख लेते दूसरी मार्कर। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज होता है स्टूडेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, -19 कूलाम्ब, COULOMB, ये हो गया इसका चार्ज और ये हो गया इसका मास। तो ये दो चीज़ें भी याद रखेंगे आप। तो आज यहाँ पर हमने ख़त्म की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन भी जाना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन्स। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, तो इसको देखते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।